मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय अर्थात भारत में ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज़ों सत्ता अर्थात शासन यानी भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत। तो हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश किस उद्देश्य से आए थे, तो लक्ष्य क्या था और भारत में वो किस तरह से अपना आधिपत्य जमा लिए, भारत को किस प्रकार अपना गुलाम बनाए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि भारत प्राचीन काल से अर्थात सदियों पुराने समय से अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण इन तीन विरासत आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के कारण समस्त विश्व में अर्थात पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। तो पूरे विश्व में कोई और देश नहीं रखता, मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देश के लोग भारत में आए। इसके कारण सांस्कृतिक विरासत अर्थात जो हमें अपने पूर्वजों के द्वारा हमें मिला है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मूर्तियाँ हैं, कलाएँ हैं, रीत रिवाज है, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और आर्थिक समृद्धि, इन दोनों के कारण विश्व के अनेक देश के लोग भारत में आए। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत ही अधिक मांग रहती थी। गरम मसाले जैसे कि गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया, ये सभी गरम मसाले में आते हैं। मलमल एक ऐसा कपड़ा है जो अंगूठी में से भी पसार हो सकता है, इतना मुलायम सॉफ्ट कपड़ा होता है। रेशमी कपड़ा और नील, इन सभी की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। अब भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए दो तरह के मार्ग थे, एक स्थल मार्ग यानी जमीन मार्ग और दूसरा जल मार्ग। इन दो मार्गों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तांबुल था, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो तुर्कस्तान में स्थित इस्तांबुल था। अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, उसे तुर्क मुसलमानों ने 1453 में जीत लिया था। इससे क्या हुआ कि यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल होकर जो भारत आने वाला मार्ग था वह बंद हो गया, अर्थात अब वह व्यापार करने के लिए भारत नहीं आ पा रहे थे और यूरोप वासियों का काम भी गरम मसाले के बिना नहीं चल सकता था। अतः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे क्या हुआ, पूरे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग की शुरुआत हुई। पूरे विश्व में भौगोलिक खोज होने लगी, जिसे भौगोलिक खोजों की युग कहा जाता है। उसके बाद भारत आने के जलमार्ग की खोज। तो भारत आने के जलमार्ग की खोज बहुत से शासकों ने प्रयत्न किया। उसमें सर्वप्रथम हम देखें तो पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन और उनकी आर्थिक सहायता से
प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि पुर्तगाल के राजा कौन थे या किस पुर्तगाली राजा की सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का आरंभ किया। तो पुर्तगाल के राजा कौन थे? प्रिंस हेनरी। उनकी सहायता से, उनकी प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से शासकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। अब भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक शासकों ने प्रयास किया, जिनमें सर्वप्रथम बार्थोलोम्यू डायज, नाम याद रखना, बार्थोलोम्यू डायज ने सर्वप्रथम नए जलमार्ग की खोज आरंभ की और वह खोज करते करते दक्षिण अफ्रीका के कोने पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने केप ऑफ गुड होप नए अंतरिक्ष की खोज की। ठीक है, बार्थोलोम्यू डायज ने सर्वप्रथम प्रयास किया और उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग की खोज करने की साहस यात्रा आरंभ की, जो 1492 में एटलांटिक महासागर में स्थित वर्तमान यानी हाल का वेस्ट इंडीज टापू, वहाँ पर आकर उनकी खोज रुकी। किसकी? तो याद रखना आप, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने नए जलमार्ग की खोज करने की यात्रा आरंभ की, जो 1492 में एटलांटिक महासागर पर आकर रुकी और वो अभी हाल में वेस्ट इंडीज टापू के नाम से जाना जाता, वहाँ पर आकर रुकी। और क्रिस्टोफर कोलंबस को मृत्यु पर्यंत यह विश्वास था कि उन्होंने भारत आने का नए जलमार्ग की खोज की, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो उन्होंने भारत आने के नए जलमार्ग की खोज नहीं की। इस बात की स्पष्टता अमेरिको वेस्पुची ने की थी कि उन्होंने नए जलमार्ग भारत आने की नए जलमार्ग की खोज नहीं की है, बल्कि उन्होंने नए प्रदेश की खोज की है और उस नए प्रदेश का नाम अमेरिका रखा गया। वो भी किसके नाम से? अमेरिको वेस्पुची के नाम से, क्योंकि उन्होंने स्पष्टता की कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने नए प्रदेश की खोज की है और वो प्रदेश भारत आने के नए जलमार्ग की नहीं बल्कि नया प्रदेश है और अमेरिको वेस्पुची के नाम से उसका नाम रखा गया अमेरिका। ठीक है, तो आज वह अमेरिका के नाम से पहचाना गया। ठीक है, तो आप इसमें नक्शे में भी देख सकते हो कि जो इसमें पुराना जल और ज़मीन मार्ग है। ठीक है, तो पुराना ज़मीन और जल मार्ग देखा जाए तो ये आपका पहले तुर्कस्तान है। ठीक है, यहाँ से ही वो ज़मीन मार्ग भी था भारत आने के लिए, जल मार्ग भी था जो बंद हो गया। ठीक है, तुर्कस्तान तुर्क मुसलमानों ने जीत लिया था, तो वो नए जलमार्ग की खोज करते करते यहाँ से वो पूरा दक्षिण अफ्रीका घूमते हुए भारत की ओर गए। तो आगे हम देखें, पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने के नए जलमार्ग की खोज की, क्योंकि ये नए जलमार्ग की खोज की है और वो भारतीय खलासी की सहायता से भारत के पश्चिमी किनारे, ये जो भाग है भारत का वो पश्चिमी किनारा है और यहाँ कालीकट बंदरगाह है। तो भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे। वहाँ के जो राजा थे वहाँ के जो राजा सामुद्रिक थे उनका नाम जामोरिन था। क्या नाम था? जामोरिन। उनका
जामोरिन ने पुर्तगाली नाविक जो वास्को द गामा था उनका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट भी दी। तो इस तरह विश्व में यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का जो द्वार था वो खुल गया। ठीक है। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने 1498 में भारत आने की नए जलमार्ग की खोज की और भारतीय खलासी ने उनकी सहायता की, जिसके कारण वो कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे। भारत के जो राजा थे वहाँ के कालीकट के जामोरिन ने उनका स्वागत किया, उन्होंने व्यापार करने की छूट भी दी। इस तरह से भारत में यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया। आगे हम देखते हैं कि भारत में यूरोप वासियों का आगमन अर्थात अंग्रेजों का आगमन, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। भारत आने का नए जलमार्ग की खोज होने पर भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हो गया। तो भारत आने के नए जलमार्ग की खोज होने के बाद, नए जलमार्ग की खोज हुई उसके बाद भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे विदेशी लोग आए, जिसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली, इसे फिरंगी भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने पुर्तगाली आए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने कौन सी प्रजा आई थी। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाली व फिरंगी आए थे। पुर्तगाली के 100 वर्ष के समय में 100 वर्ष का जो व्यापार करने का जो समय था उसमें पुर्तगाली ने दीव, दमन, गोवा, कोची, मलक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया, यानी उन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया। पुर्तगालियों ने व्यापार में बहुत सारी सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता से प्रेरित होकर यानी बाकी विदेशी प्रजा भी देखने लगी कि जो पुर्तगाली हैं वो भारत में व्यापार करते करते बहुत समृद्ध हो गए हैं। तो उनकी इस सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने आए। फिर उसके बाद इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। ठीक है। इंग्लैंड ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की परमिशन दी, स्वीकृति दी। उनकी स्वीकृति मिलने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज, जिसके कप्तान थे विलियम हॉकिंस, उनके नेतृत्व में सूरत आया। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जहाज किसके नेतृत्व में भारत आया? तो विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आया 1608 में। कहाँ पर आया? तो सूरत में आया। परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। तो अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी, जिसे व्यापारिक केंद्र भी कहा जाता है, तो सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना हुई 1613 में। ठीक है। भारत के सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। शुरुआत के वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच,
अहमदाबाद में व्यापारी केंद्र स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा महसूस होने लगा। कौन सी कंपनी को? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरा महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने लगा था धीमे धीमे। तो इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण, ये वाला जो भाग है वो दक्षिण और ये वाला जो भाग है वो पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व दिशा में आगे बढ़े, जहाँ पर उन्होंने कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में कोठियाँ स्थापित की। कहाँ? तो मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोठियाँ स्थापित की। और मुंबई में उन्होंने मुख्य केंद्र स्थापित किया। कब? तो 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित किए 1687 में। उसके बाद 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई। कब आए? तो 1668 में। उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। ठीक है, तो पूरी 18वीं सदी जो थी उसमें जो भी फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, वो विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे, अपने उपनिवेश प्राप्त कर रहे थे। तो इस तरह 1746 से लेकर 1763 के दरमियान इन दोनों कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 बार कर्नाटक युद्ध हुए। ठीक है, 3 बार कर्नाटक युद्ध हुआ। किसके बीच में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। विजय होने से राज्य विस्तार का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया और बढ़ गया। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास मात्र दीव, दमन और गोवा ही रह गए, जबकि जो फ्रांसीसी थे उनके पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी जैसे प्रदेश रहे। जबकि डच का देखें तो डच सदा के लिए, हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। विद्यार्थी मित्र, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।